हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम हरियाणा के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2020। तो हरियाणा में सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर यानी कि 4-5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस पिछले हफ्ते में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इकोनॉमी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो इन टोटल वी विल डिस्कसिंग 4 इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर हरियाणा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। So starting with the first news of economy, after CLU grant, Adani Group setting up silos for FCI in Panipat. तो हरियाणा के पानीपत में अदानी ग्रुप को चेंज ऑफ लैंड यूज ग्रांट मिल गई है और उन्होंने 4 गांवों से ज़मीन एक्वायर करके वहां पर एफसीआई के लिए साइलोज एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। तो चेंज ऑफ लैंड यूज की जो परमिशन है वो अदानी ग्रुप को मिल गई थी एंड नाउ इट इज कंस्ट्रक्टिंग हाईटेक साइलोज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन पानीपत जोंदा कला एंड नौल्ठा विलेजेस। तो ये विलेजेस हैं जहां पर एफसीआई के साथ कोलैबोरेशन में जो अडानी ग्रुप है वो ये फैसिलिटी सेटअप कर रहा है। दिस लैंड इज परचेज्ड that the land that is purchased by the group was not cultivable and is unsuitable for cultivation। तो ये पंचायत लैंड है जो इस ग्रुप ने एक्वायर की है बट इट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। तो ये जो क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या जो फूड स्टोरेज इंडस्ट्री है दे एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड, वो यहाँ पर वैलिड नहीं होती क्योंकि ये लैंड ये देखकर एक्वायर की गई है, देखकर सरकार ने अलॉट की है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर ना हो सके। सो इट इज अ एग्रीकल्चरली अनकल्टिवेबल लैंड। तो इनिशियली जो ये लैंड खरीदा गया था इसका रेट काफ़ी कम था लेकिन बाद में ये रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, विच शोज दैट व्हेन अ लैंड इज एक्वायर्ड तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो 1 महीना पहले शुरू हुई है यहाँ पर और जो चेंज ऑफ लैंड यूज पैटर्न की CLU की जो परमिशन होती है इट इज़ ग्रांटेड बाय द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसकी परमिशन देती है। बेसिकली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज द फ्यूचर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंडिया में क्या फ्यूचर है और क्या स्कोप है, एंड इन अ स्टेट एज इम्पॉर्टेंट एज हरियाणा जिसमें कि एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह की स्टेट में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, जो भी रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है फार्म लॉज के ऊपर, उसमें एक बहुत बड़ा कंटेंशन बताया जाता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे। बट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एटलीस्ट दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इन सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स, इन सेटिंग अप द स्टोरेज सेंटर्स, क्योंकि फूड ग्रेन जो है millions of tons of food grains goes waste in India every year because of this lack of such facilities। तो इस तरह के फैसिलिटीज़ के बनने के लिए प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज द CLU टर्म्स स्पेसिफाई दैट इट शेल गिव एटलीस्ट 75% एम्प्लॉयमेंट to the domicile of Haryana where the posts are not technical in nature। तो ये एक पॉलिसी थी जिसके बारे में हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके तहत 75% रिजर्वेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी स्टेट के डोमिसाइल्स को प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी। तो ये एक पॉलिसी थी जिसका इंडस्ट्री बॉडीज ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट विरोध किया था, बट स्टिल दिस पॉलिसी स्टेज और इस CLU में भी ये प्रोवाइडेड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी फैसिलिटी सेटअप की जाएगी उसमें एटलीस्ट 75% नॉन टेक्निकल पोस्ट में हरियाणा के ही रेजिडेंट्स को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। सो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। तो ये किस स्कीम के तहत हो रहा है?
Food Corporation of India has partnered with private investors to commission high-tech silos equipped with latest fumigation and preservation techniques for food grains for 2 to 4 years and dispatch it in bulk through special trains across India. तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ टाई अप किया है ताकि वो इस तरह की स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप कर सकें जहां पे फूड ग्रेन्स को 2 से 4 साल तक के टाइम के लिए स्टोर किया जा सके और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे स्पेशल ट्रेन से पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर फिर भेजा जा सके. करंटली इट ऑपरेट्स ग्रेन साइलोज इन मोगा एंड कैथल. करंटली मोगा और कैथल में इस तरह के जो फैसिलिटीज हैं वो सेटअप की जा चुकी हैं एंड इट विल प्रोवाइड बूस्ट टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द स्टेट. तो स्टेट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इकोनॉमी को इससे कितना बूस्ट मिलेगा. हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है. तो यहाँ पर अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इस तरह की इंडस्ट्री है वो फूड सोर्स के करीब सेटअप होनी चाहिए और फूड सोर्स यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो हरियाणा में एम्पल अवेलेबल है. दैट्स व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर हरियाणा एज वेल. उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हरियाणा फुलफिल्स पीडीएस नॉर्म्स अलाउड टू बोरो ₹2,000 करोड़. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 स्टेट्स को परमिशन दी है, 9 राज्यों को ये परमिशन दी है कि वो 23,523 करोड़ रुपए मार्केट से बोरो कर सकते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं. वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी हम देखते हैं और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जानते हैं. तो कुल 9 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सेंटर के जो रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से सेंटर ने एज अ रिवॉर्ड उनको 23,500 करोड़ बोरो करने की परमिशन दे दी है. पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत राशन को बहुत सब्सिडाइज रेट्स पर गरीब लोगों में बांटा जाता है. तो वो 9 स्टेट्स कौन से हैं जिन्होंने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश. इन सभी राज्यों ने इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया है जो कि पीडीएस में किए जाने थे. तो 3 मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो इन स्टेट्स ने किए हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से वो 3 रिफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से इन स्टेट्स को ये स्पेशल इंसेंटिव दिया गया है. नंबर 1, सीडिंग ऑफ आधार विद राशन कार्ड्स. आधार को राशन कार्ड्स के साथ लिंक करना या सीड करना ताकि जो राशन कार्ड्स की ड्यूप्लिसिटी है वो ख़त्म हो सके, क्योंकि डुप्लीकेट राशन कार्ड जो है ये वो एक बहुत बड़ी मेनस है आज की डेट में और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिलफ्रिज और बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं कि लीकेज होती है फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में. तो आधार कार्ड को जब राशन कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा तो राशन लेने जाते वक्त जो बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको देखकर ही राशन अलॉट किया जाता है और एक आधार कार्ड पर सिर्फ एक ही राशन कार्ड इशू किया जाएगा. दिस इज ऑल्सो इंश्योर्ड. तो इन स्टेट्स ने इस रिफॉर्म को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है. सेकेंडली, बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरीज. तो इसी के साथ जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है कि सभी के सभी जो बेनिफिशियरीज हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फेयर प्राइस शॉप से ये सारा कुछ खरीदने के लिए आते हैं, उनको बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट किया जाए ताकि वो आकर अपने बायोमेट्रिक्स जैसे कि फिंगरप्रिंट्स या फिर आइरिस स्कैन दिखाकर ही अपना राशन ले जा सके. थर्ड इज ऑटोमेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स. ऑटोमेशन यानी कि यहाँ पर डिजिटाइजेशन की जाए, इनको ऑटोमेट किया जाए ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ से उसकी हेल्प से जो भी लीकेज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो रही है उसको रोका जा सके. तो इन 9 स्टेट्स ने इन तीनों क्राइटेरियाज में काफ़ी हद तक अच्छे से इम्प्लीमेंट किया. इस वजह से यहाँ पर इन्हें ये छूट दी गई है. इट ऑल बिगेन व्हेन द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन लेड टू अ शार्प फॉल इन स्टेट्स इनकम. स्टेट्स की इनकम्स काफ़ी कम हो गई लॉकडाउन की वजह से. टैक्सेस वगैरह अच्छे से पे नहीं किए गए, इसलिए स्टेट्स की इनकम कम हो गई. तो सेंटर ने स्टेट्स को अलाउ कर दिया टू टेक डेट अप टू 2% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2020-21. तो 2% तक स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया कि उनकी टोटल जितना स्टेट का जीडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके 2% तक वो बोरो कर सकते हैं 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में. यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक
टोटल उनका जितना जीएसडीपी बनना था उस एस्टिमेट का 2% तक वो स्टेट्स बोरो कर सकती हैं, डेट ले सकती हैं। और इस 2% में से 1/8 यानी कि 0.25% जो बोरोइंग है उसे किस चीज से लिंक कर दिया गया कि अगर वो कुछ मेजर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करते हैं, जैसे कि अगर वो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। अब वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम क्या है कि हर स्टेट का अभी तक अलग अलग राशन कार्ड सिस्टम होता है, जिस वजह से कई बार जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं या जो लोग एक स्टेट से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं फॉर जॉब्स, फॉर एजुकेशन, फॉर डिफरेंट रीजंस, इस तरह के लोगों को दूसरी स्टेट में जाकर राशन इजीली नहीं मिल पाता। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि पूरे देश में एक ही तरह का राशन कार्ड चले, जो कि एक स्टेट का बेनिफिशियरी दूसरे स्टेट से जाकर भी वो राशन इशू करवा सके, सो दैट फूड सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस कैन बी एंश्योर्ड। तो ये सिस्टम अभी धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एंटायर कंट्री। तो सेंटर ने इस पूरे के पूरे बोरोइंग का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो इंसेंटिव लिंक कर दिया था कि अगर स्टेट्स ये इंप्लीमेंट करेंगी तो उन्हें ये वाला डेट मिल सकेगा। इसके अलावा जो भी एडिशनल बोरोइंग होगी वो इन सेक्टर्स में रिफॉर्म करने वाले स्टेट्स को ही मिलेगी। द लिंकेज विल इंश्योर लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी। डेट को सस्टेनेबल भी बनाया जाएगा, क्योंकि अगर स्टेट्स इन रिफॉर्म्स को करेंगी तो उनमें लीकेज कम होगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे उनकी फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो बढ़ेगा। तो ये सस्टेनेबल मॉडल इसलिए है क्योंकि स्टेट्स को ये रिफॉर्म्स करने से फाइनेंशियल बेनिफिट होगा और वो उस डेट को अच्छे से रीपे कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम है वो 2 साल पहले शुरू हुआ विद द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, IMPDS, यानी कि जितना भी हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंडिया में उसकी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करने के लिए ये सिस्टम शुरू किया गया। एंड अ नेशन वाइड रोल आउट वॉज अनाउंस दिस मे बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इस मई में इसका नेशन वाइड रोल आउट अनाउंस किया गया कि पूरे इंडिया में इसको अनाउंस किया जाएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड को। एंड इट हैज एनेबल्ड स्टेट्स टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल हो जाती है कि कैसे सेंटर कोई स्कीम इशू करता है जिसे फाइनेंशियल इंसेंटिव से लिंक कर दिया जाता है। अब अगर स्टेट्स वन नेशन वन राशन कार्ड को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगी देन इट इज एन इंसेंटिव फॉर देम टू देयर इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर देम टू एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस स्कीम प्रॉपर्ली। इससे उन्हें ज्यादा डेट जो है वो बोरो करने के लिए मिलेगा। अगर सारी की सारी स्टेट्स इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर देती हैं तो जो माइग्रेंट वर्कर्स और उनकी फैमिलीज हैं और जो बाकी बेनिफिशियरीज भी हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनको भी राशन की जो दुकानें होती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स जिन्हें हम कहते हैं, उनसे राशन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिहार से कोई माइग्रेंट वर्कर अपनी फैमिली के साथ पंजाब में आया हुआ है और यहाँ पर वो लेबर कर रहा है या फिर किसी भी तरह से जो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता है, तो उसे उसका जो एड्रेस है, जो राशन कार्ड है, वो सब कुछ अगर बिहार का भी हो तब भी उसे उस राशन कार्ड की मदद से पंजाब में भी राशन मिल सकता है या हरियाणा में भी राशन मिल सकता है। दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ दिस स्कीम। और ये इस साल इसलिए ज़्यादा पिक्चर में आया क्योंकि कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा उसमें माइग्रेंट वर्कर्स की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो अगर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड अच्छे से किया गया होता पूरे इंडिया में तब तक, तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को एटलीस्ट वापस जाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो ज़्यादातर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट से लोग आते हैं पंजाब, हरियाणा और गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ। तो अगर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम होता तो इन सभी माइग्रेंट वर्कर्स को इनकी एग्जिस्टिंग स्टेट में ही इनको सारा राशन फ्री में या फिर सस्ते में मिल जाता और इन्हें वापस अपने स्टेट जाने की जरूरत ना पड़ती। सो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स के लिए भी और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी। दिस इंटेंडेड रिफॉर्म विल बेटर टारगेट बेनिफिशियरीज। इससे बेनिफिशियरीज को अच्छे से टारगेट करने में हेल्प होगी क्योंकि डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी और पिलफ्रेज भी खत्म होगी। एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट और इनएलिजिबल राशन कार्ड्स। इससे जो लाखों करोड़ों फेक राशन कार्ड्स चल रहे हैं जिससे कि राशन को सस्ते रेट में लेकर बाद में बाजार में महंगे रेट पर बेच दिया जाता है, उस तरह के राशन कार्ड्स भी जो है वो इससे कम हो जाएंगे। सो इट्स अ टू pronged approach of the central government. अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी आर्ट एंड कल्चर से। टेक वर्चुअल टूर ऑफ कुरुक्षेत्र।
तो कुरुक्षेत्र कल्चर वाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है हरियाणा की। यहाँ पर गीता का सार, ऐसा माना जाता है माइथोलॉजी में कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया था। तो कुरुक्षेत्र काफ़ी अच्छी रिलीजियस टूरिज्म के लिए और कल्चरल टूरिज्म के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पर अभी पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल गीता महोत्सव करवाया जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गीता म्यूजियम भी है एंड इनफैक्ट यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, जैसे कि शेख चिल्ली की मज़ार जो है वो भी कुरुक्षेत्र में है। सो इट हैज सिग्निफिकेंस। और इसे 48 कोस कल्चरल जर्नी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 134 इस तरह की साइट्स हैं जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, जिन्हें कि देखा जा सकता है। और अब इसको डिजिटल कर दिया गया है। सो नाउ एनीवन अराउंड द वर्ल्ड कैन एक्चुअली see and actually experience these 134 pilgrimage sites of Kurukshetra sitting in the comfort of their homes. तो एक स्पेशल टीम है जो इसमें इंक्लूडेड थी, जिसने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टेप लिया है। तो एक आईएएस ऑफिसर वैशाली सिंह हैं जिन्हें ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और काफ़ी सारे और लोग हैं जैसे कि म्यूजियम्स के क्यूरेटर्स हैं जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया है। और इसी के साथ एक मिलती न्यूज़ ये भी है कि इसी साल इंटरनेशनल गीता महोत्सव को भी ऑनलाइन एक्सेसिबल बनाया गया है। तो कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि गंगा जो आरती होगी ब्रह्म सरोवर की, वो तो अब जो है वो ऑनलाइन, वो तो जो है वो सरोवर पर ही होगी, लेकिन उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और उसको करीब 20 से 25 लाख लोगों के उसको लाइव देखने की उम्मीद है। तो दिसंबर के ही महीने में, इसी महीने, जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है वो भी ऑनलाइन किया जाएगा हरियाणा में। हर साल यहाँ पर 25 से 30 लाख लोग विजिट करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से जो भीड़ वाली इवेंट्स हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। इसी वजह से कुरुक्षेत्र को भी कल्चरली प्रमोट करने के लिए स्टेप लिया गया है और इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी ऑनलाइन करवाया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें स्टेट के टूरिज्म को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कैसे चेंजिंग टाइम्स में हमें उनकी टेक्निक को भी चेंज करना पड़ रहा है। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड हियर। अगली एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हरियाणा के गुरुग्राम में पहली साइंस सिटी एस्टैब्लिश होने जा रही है। तो एक लैंड आइडेंटिफाई कर लिया गया है गुरुग्राम के पास, जहां पर हरियाणा की पहली साइंस सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी। इसका क्या पर्पस रहेगा? साइंस सिटी में बेसिकली जो भी बच्चे हैं या यूथ हैं उनको साइंस की नॉलेज देना, साइंस के लिए उनको क्यूरियस बनाना ताकि वो आगे चलकर साइंस की फील्ड में जाएं, स्टेम की फील्ड में जाए। स्टेम यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, STEM। तो वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में जाने के लिए जो है मोटिवेट हो, साइंटिफिक रिसर्च में जाएं जिससे देश को आगे जाने में हेल्प मिले। तो यहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी साइंस से रिलेटेड, और हरियाणा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कल्चर को बढ़ाने में ये साइंस सिटी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो एक सेंट्रल टीम है जो इस साइंस सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए रोल प्ले कर रही है। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? स्टेट गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नंबर 1, नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड नंबर 3 हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये 3 एजेंसीज हैं जिनके ऑफिशियल्स ने मिलकर इस साइंस सिटी के ऊपर सारा जो प्रपोजल है वो तैयार किया है। तो इन्होंने कौन कौन से गांव विजिट किए गुरुग्राम में? घमरौज, निमोट, रहाका और पतली हाजीपुर, ये 4 गांव इस टीम ने विजिट किए। और सोना के जो SDM थे उन्होंने इनको अकम्पनी किया। तो इन्होंने वो लैंड आइडेंटिफाई किया है जहां पर साइंस सिटी एस्टैब्लिश होगी। करीब 25 से 30 एकड़ एरिया होगा जहां पर ये साइंस सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी, और ये इंडिया की चौथी बड़ी साइंस सिटी होगी। अब तक 3 साइंस सिटीज इंडिया में ऑलरेडी बन चुकी हैं, एक कोलकाता में, एक जालंधर में और एक अहमदाबाद में, यानी कि एक वेस्ट बंगाल में, एक पंजाब में और एक गुजरात में। 3 साइंस सिटीज ऑलरेडी इंडिया में है, और जो गुरुग्राम में बनेगी दिस विल बी द 4th साइंस सिटी, और NCR रीजन की वो पहली साइंस सिटी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसके होने की उम्मीद है। और ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी साइंस सिटी खोली गई है वहाँ के स्टूडेंट्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो रुझान है वो बढ़ जाता है। इट हेल्प्स एज अ बूस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉर रैशनल साइंटिफिक नॉलेज, प्रोपेगेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर स्टेट और रीजन। तो इनके अलावा भी कुछ ऐसी जगहें हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु,
जैसे बेंगलुरु में साइंस सिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया म्यूजियम है, जो कि काफ़ी अच्छे तरह से साइंस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वहाँ पर दिखाया गया है। मुंबई में भी एक बहुत बड़ा साइंस म्यूजियम है। तो यहाँ पर साइंस सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो गेन कर रहा है, और इन 3 जगह पर ऑलरेडी साइंस सिटी एस्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा? देयर आर प्लान्स टू हैव अ म्यूजियम, एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरीज, lecture halls, digital system and various libraries at the science city। तो जो भी साइंस के कॉनेसर्स हैं, जो भी साइंस की नॉलेज लेना चाहते हैं, यहाँ पर उनके लिए साइंस की लाइब्रेरीज होंगी, साइंस के रिसर्च सेंटर्स होंगे, म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें साइंस की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट के लिए लैब्स बनाई जाएंगी, लेक्चर हॉल्स होंगे। तो बेसिकली ये एक पूरा एफर्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। Science plays an important role in the development of a society. The main focus will be on children so that they use the facilities and become great human beings in the future. इसके साथ साथ children will be able to clear their doubts related to science. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आएंगे, वो विजिट करेंगे और देख कर चले जाएंगे। इट विल बी लाइक अ साइंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पर लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, गेस्ट लेक्चर्स बाय वेरियस एमिनेंट साइंटिस्ट्स of ISRO, of various other bodies, and in fact यहाँ पर नोबेल लॉरिएट्स को भी बुलाने का एक प्रपोजल गवर्नमेंट ने बनाना शुरू कर दिया है, ताकि यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल के साइंटिफिक लेक्चर्स करवाए जा सकें, so that Haryana can emerge as a hub of science and technology in the entire country. There is also a plan to develop scientific facilities of Indian Space Research Organization ISRO in Science City। तो ISRO की भी साइंटिफिक फैसिलिटीज को यहाँ डेवलप करने की योजना है। तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस ये एक प्लान होने वाला है, और जब ये बनकर पूरा तैयार हो जाएगा, इट विल नो डाउट बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट in the field of promoting science and technology in the state. How the satellite would take pictures of the earth, process it, plan it, get the satellite into the orbit and how it would be launched. तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी थ्रू साइंटिफिक एग्जाम्पल्स, जैसे कि स्पेस सेक्टर कैसे काम करता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ वर्कड आउट अंडर चीफ मिनिस्टर मनमोहन लाल खट्टर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? ब्रेन चाइल्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। So these were all the important news that you had in this week, the second week of December. Stay tuned with us. If you like the video, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and all the best for your exams.